बोर्ड परीक्षा 2024 को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के लिए मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो लेकर आया हूँ। और अब तक हमने 7 चैप्टर तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में हम अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंग, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं। और इस चैप्टर में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे उन्हीं को बताया गया है, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से याद कर लें। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि 1/√μ0 का मान कितना होता है। तो ये प्रश्न पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो 1/√μ0 जो होता है वो c के बराबर होता है, यानी प्रकाश के वेग के बराबर होता है। और प्रकाश का वेग जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अगर आप इसे हल करना चाहते हो तो हल ऐसे कर सकते हो कि μ0 जो होता है उसका मान 4π × 10⁻⁻7 होता है और 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 होता है। तो हम इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम जो है 1/μ0 का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका मान यही आता है। तो आपको ये कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा याद रखना है कि 1/√μ0 जो होता है वो c के बराबर होता है और c का जो मान होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो आपको जो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है उसके बारे में बताना है। तो एक ट्रिक है सारी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की, जो कि लैम्ब्डा के घटते क्रम में रामीलुक्सी रामीलुक्सी यानी रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, लाइट और यूवी, एक्सरे और गामा रे, ये सब जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं और इनका जो है लैम्ब्डा का मान घटता क्रम है। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है सारी तरंगे। ये जो है यहाँ से हमने जो लिख रखा है ये जो क्रम है ये लैम्ब्डा का बढ़ता क्रम है। गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी तरंगे, दृश्य तरंगे, अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे। और इनमें जो लैम्ब्डा का मान होता है वो 10⁻14 मीटर से धीरे धीरे बढ़ता जाता है 10⁻3 मीटर तक। लेकिन जो आवृत्ति होती है वो कम होती जाती है, क्योंकि लैम्ब्डा जो है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो गामा किरण की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है, लेकिन आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है। इसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होने के कारण इसका उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन में गामा किरण, एक्स किरण और अवरक्त किरण ये सभी दे रखा है, लेकिन अल्फा किरण कोई सी भी विद्युत चुम्बकीय तरंग में नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है वह है अल्फा किरण नहीं है। और यहाँ पे आपसे इनका क्रम पूछा जा सकता है, तो क्रम आप इस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हो। और ये जो है लैम्ब्डा का बढ़ता क्रम है, ये लैम्ब्डा का घटता क्रम है और ये इस तरीके से आवृत्ति का घटता क्रम है। ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद में एक विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र का आयाम अगर 6 वोल्ट बटा मीटर है तो वह चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम और विद्युत क्षेत्र के आयाम का जो है एक अनुपात होता है, यानी ई वेक्टर बटा वी वेक्टर जो होता है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। सी बराबर ई वेक्टर अपॉन बी वेक्टर होता है। अगर ये मोड में लिखा हुआ है तो इसे हम सीधे ई लिख सकते हैं, इसे बी लिख सकते हैं। ठीक है। और ए का जो समीकरण होता है वो होता है ई एम साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और बी का जो समीकरण होता है बी एम साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा, ई एम बटा बी एम बचेगा। तो सी बराबर ई एम बटा बी एम होता है। अब हम इस सूत्र की सहायता से हम चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकालेंगे। तो बी एम बराबर, ये बी एम इधर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा, तो बी एम बराबर हो जाता है ई एम बटा सी। तो ई एम का मान कितना दे रखा है, 6 वोल्ट बटा मीटर, तो 6 लिखेंगे। सी का मान 3 × 10⁸ तो ये लिखेंगे, तो भाग लगाएंगे तो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का आयाम आ जाएगा 2 × 10⁻⁸ और टी का मतलब टेस्ला, क्योंकि इसका मात्रक यही होता है। तो आपको इस क्वेश्चन के लिए ये सूत्र याद रखना है। इस सूत्र को याद रख के आप आराम से चुंबकीय क्षेत्र का आयाम निकाल सकते हो टेस्ला के अंदर। तो इसका बी ऑप्शन जो इसका सही आंसर होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति किससे सिद्ध होती है। तो अनुप्रस्थ प्रकृति जो सिद्ध होती है वो ध्रुवण की घटना से होती है। किससे होती है, ध्रुवण की घटना से होती है। विवर्तन, परावर्तन और व्यतिकरण ये सब अपन जो पढ़ते हैं वो अध्याय नंबर 10 में पढ़ते हैं। तो ये इनसे नहीं होती है। अनुप्रस्थ प्रकृति जो सिद्ध होती है वो ध्रुवण से सिद्ध होती है। इसके बाद है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है और इसको सिद्ध करता है वो करता है ध्रुवण। ध्रुवण इसको प्रूफ करता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशालाओं में बैक्टीरिया से मुक्त कराने में प्रयोगशाला को बैक्टीरिया से मुक्त कराने में उपयोग की जाती है। अगर कोई प्रयोगशाला है, अगर उसके अंदर बैक्टीरिया को मुक्त करना है तो क्या करते हैं, इनके अंदर पराबैंगनी किरणें छोड़ी जाती है। क्या छोड़ी जाती है? पराबैंगनी किरणें छोड़ी जाती है। तो बैक्टीरिया से मुक्त कराने के लिए पराबैंगनी किरणें छोड़ी जाती है, तो इसका आंसर आएगा पराबैंगनी किरणें। इसके बाद है निम्न विकिरणों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगी। तो ये प्रश्न हमने अभी पहले पढ़ा था कि मैंने आपको वहीं पे बता दिया था कि तरंग दैर्घ्य अधिकतम कैसे निकालेंगे अपन। तो देखिए यहाँ पे हम पहले ये पता लगाते हैं ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, नीला प्रकाश, गामा किरणें, एक्स किरणें और लाल प्रकाश। तो यहाँ पे हमें प्रकाश भी दे रखा है, यानी हमें दृश्य प्रकाश की भी बात करनी पड़ेगी। तो पहले हम दृश्य प्रकाश में देखते हैं कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। तो दृश्य प्रकाश की जो ट्रिक होती है वो होती है विबग्योर। तो विबग्योर में लाल रंग की तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है 7800 और बैंगनी की होती है 3800। तो नीला और लाल प्रकाश में हम देख सकते हैं कि लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वो सबसे अधिक है। अगर हम इसमें देखें तो लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है वो सबसे अधिकतम है। अब बाकी बात करते हैं अपन गामा किरण की और एक्स किरण की। तो गामा किरण और एक्स किरण की बात करते हैं तो ट्रिक जो होती है रामी लुक्सी जो ट्रिक होती है, इसके आधार पर हम देखते हैं तो ये तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम है। तो ये गामा लास्ट में आ रहा है तो इसकी तरंग दैर्घ्य तो सबसे कम होती है, तो ये भी नहीं होगा। और एक्स किरण दूसरे नंबर पे आती है, इसकी तरंग दैर्घ्य भी कम होती है। और लाइट की क्या होती है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर कौन सा आता है, यहाँ पर तरंग दैर्घ्य का बढ़ते क्रम में यहाँ पर रेड आता है और यहाँ पर बैंगनी आता है। तो सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है, लाल प्रकाश की, तो इसका सही आंसर होगा लाल प्रकाश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय दोलनों में संचित ऊर्जा किस रूप में होती है। तो विद्युत चुम्बकीय दोलनों में जो संचित ऊर्जा होती है वो विद्युतीय ऊर्जा और चुम्बकीय ऊर्जा दोनों के रूप में होती है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, यदि लैम्बडा वी, लैम्बडा एक्स एवं लैम्बडा एम क्रमशः दृश्य प्रकाश, एक्स किरणों एवं सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य है तब ऐसा कैसा प्रश्न जो है वार्षिक परीक्षा में भी आया था। तो ये प्रश्न देखो, आपको बताना है कि अगर V मतलब है वॉयलेट, X मतलब एक्स किरण और M मतलब है माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंग, तो ये दे रखी है। तो आपको इसमें बताना है कि तरंग दैर्घ्य का घटता क्रम बताना है आपको। तो सबसे कम किसकी होगी, इन तीनों में से सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होगी। तो इन तीनों में से सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगी जो एक्स किरण की होगी, इन लैम्बडा एक्स होगी। तो लैम्बडा एक्स किस में दे रखा है, एक इस ऑप्शन में दे रखा है, एक इसमें दे रखा है, ठीक है। तो ये दोनों तो कट हो गए, अब बचा हमारे पास ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन। तो इनमें से जो तरंग दैर्घ्य होती है वो माइक्रोवेव की सबसे, अब यहाँ पे हमें एक तो माइक्रोवेव एक्स किरण की तो सबसे क्या होगी तरंग दैर्घ्य जो होगी, हम इसको लिख के देख लेते हैं, गामा, एक्स तरंग, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म और रेडियो तरंगे। तो इसमें से आप देख लो जो ये जो है तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम है, तो सबसे कम देखनी हमें, तो सबसे कम है एक्स तरंग की, फिर उससे ज़्यादा है दृश्य प्रकाश की, फिर उससे ज़्यादा है सूक्ष्म की। तो सबसे ज़्यादा इन तीनों में से सबसे ज़्यादा किसकी है, लैम्बडा एम की। तो इसका सही आंसर होगा ये होगा, ठीक है। लैम्बडा एम यानी सूक्ष्म तरंग की तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश से ज़्यादा और दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य जो है एक्स कर तरंग से ज़्यादा होती है। तो इसका आंसर ये होगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल सी हो तो के परावैद्युतांक एवं म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता वाले माध्यम में इसकी चाल क्या होगी। यानी निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल अगर सी है, ठीक है, तो हमने पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था कि निर्वात में सी बराबर 1/√μ0 होता है। हमें इसमें चाल निकालने की, चाल क्या होगी जब हमें म्यू आर आपेक्षिक चुंबकशीलता के परावैद्युतांक दिया हुआ हो। तो निर्वात में हो गया, तो माध्यम में क्या हो जाएगा, सी की जगह हम क्या लिख देंगे वी, और म्यू नोट की जगह क्या लिख देंगे म्यू, एप्सिलॉन नोट की जगह क्या लिख देंगे ई, ठीक है, एप्सिलॉन लिख देंगे। और हम जानते हैं कि म्यू बराबर होता है म्यू नोट म्यू आर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। और हम जानते हैं कि एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नोट, और के की जगह आप एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हो। तो हमने एप्सिलॉन आर की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे के।
तो ये लिख दिया। लिखने के बाद में हम इनको अलग अलग कर देते हैं, 1/√μ0 और ये अंडर में μr(k). इस पूरे को अपन क्या लिखेंगे, c, इसको अपन क्या लिख देंगे c, और बटा में क्या आएगा, अंडर√μr(k). तो इसका मतलब माध्यम के लिए जो चाल आएगी वो आएगी c/√μr(k). तो इसका ऑप्शन जो है सी सही आंसर होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। v बराबर होगा c/√μr(k). ठीक है। अब है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ये कह रहा है कि मुक्त आकाश में संचरित लैम्बडा तरंग दैर्घ्य की किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग का औसत चुंबकीय घनत्व होता है। दोबारा प्रश्न सुनना, मुक्त आकाश में संचरित लैम्बडा तरंग दैर्घ्य की किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग का औसत चुंबकीय घनत्व कितना होता है। तो औसत चुंबकीय घनत्व का जो सूत्र आता है वो आता है यहाँ पर, एक तो होता है b²/2μ0 और एक होता है, ये तो होता है चुंबकीय घनत्व का, और ये होता है विद्युत क्षेत्र घनत्व का 1/2 ε0 e²। तो यहाँ पे हमसे चुंबकीय घनत्व का पूछा है तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमसे विद्युत घनत्व पूछ लेता तो ये आंसर हो जाता है 1/2 ε0 e²। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सतह पर आपतित कुल विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा U है तब कुल प्राप्त संवेग होगा। कुल प्राप्त संवेग संपूर्ण अवशोषण के लिए पूछा है, संपूर्ण अवशोषण के लिए कुल संवेग कितना होगा ये हमें बताना है। तो देखिए, संपूर्ण अवशोषण के लिए जो संवेग होता है वो U/c होता है, और सतह अगर पूर्णतः परावर्तक होती है तो क्या होता है कि ये जाता है और वापस आता है। तो इसका मतलब UC गया और UC आया, तो दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यह P बराबर क्या आता है, 2U/c। संपूर्ण अवशोषण के लिए P बराबर U/c आएगा, और सतह अगर पूर्णतः परावर्तक है तो 2U/c आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 12वां। तो संपूर्ण अवशोषण के लिए संवेग होता है U/c, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोज इंटीग्रल B(dl) बराबर μ0 IC, IC मतलब चालन धारा, प्लस ε0 dφE/dt समीकरण दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है भाई, ये दर्शाता है एम्पियर के मैक्सवेल समीकरण को। तो आपको यहाँ से आपको याद कर लेना है कि एम्पियर का मैक्सवेल नियम क्या होता है। तो एम्पियर का मैक्सवेल नियम होता है क्लोज इंटीग्रल B(dl) बराबर μ0 IC प्लस ID, और ID का फॉर्मूला ये होता है, ID यहाँ पे विस्थापन धारा है। ID क्या है यहाँ पे, विस्थापन धारा। तो यहाँ पे ये विस्थापन धारा हो गई, और IC यहाँ पे चालन धारा है। IC क्या है यहाँ पे, चालन धारा। तो चालन धारा और विस्थापन धारा का जो योग होता है गुणा में μ0, ये क्लोज इंटीग्रल B(dl) के बराबर होता है। इसी को अपन एम्पियर मैक्सवेल का नियम कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन कि प्रकाश तरंग अगर y दिशा में संचरित हो रही है, यदि किसी क्षण पर संगत ई वेक्टर सदिश x अक्ष के अनुदिश है तो इस क्षण v वेक्टर सदिश की दिशा उसके अनुदिश होगी। यानी अपने को दिशा बतानी इसमें कि प्रकाश तरंगे y दिशा में संचरित है, तो हम इसको बना देते हैं कि प्रकाश तरंगे इधर y दिशा में संचरित है। यदि किसी क्षण पर संगत ई वेक्टर x अक्ष के अनुदिश हो तो ये x अक्ष के अनुदिश है। इस क्षण v वेक्टर सदिश की दिशा इसी क्षण b वेक्टर सदिश की दिशा इसके अनुदिश होगी, इसके अनुदिश होगी। इस क्षण b वेक्टर सदिश की दिशा इसकी अनुदिश होगी। तो अगर इस क्षण की बात करें तो किधर होगी, तो वो होगी, अगर हम इसी क्षण अनुदिश की बात करें तो वो लंबवत आती है। तो लंबवत में कौन सा अक्ष आएगा, ये तो z प्लस में चला गया, तो लंबवत में यह आएगा माइनस का z सदिश, माइनस का z अक्ष। क्या आएगा इसमें, माइनस का z अक्ष, माइनस का z अक्ष। तो क्योंकि ई वेक्टर इधर जा रहा है तो इसके अनुदिश में माइनस का z अक्ष आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि ओजोन मंडल अवशोषित करती है। तो ओजोन परत जो होती है वो पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है। फिर है विद्युत चुम्बकीय तरंग के कंपित विद्युत एवं चुंबकीय सदिश निर्देशित करते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के कंपित विद्युत एवं चुंबकीय सदिश एक किस बात को निरूपित करते हैं। तो देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग के अंदर एक तो विद्युत क्षेत्र के कंपन होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन होते हैं, और ये परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं और समान कला में होते हैं। देखो यहाँ से चल रहा है और यहाँ से चल रहा है, तो समान कला में होते हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के कंपित ध्रुवित एवं चुंबकीय सदिश निर्देशित करते हैं कि ये परस्पर लंबवत दिशा में तथा समान कला में होते हैं, परस्पर लंबवत दिशा में तथा समान कला में होते हैं। तो इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न
मैक्सवेल की परिकल्पना के अनुसार परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो मैक्सवेल की परिकल्पना के अनुसार जो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होता है वो किसको उत्पन्न करेगा? यहाँ पे विद्युत भाग बल को, चुंबकीय क्षेत्र को, और दाब विकिरण को, और विद्युत धारा को। तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र जो होता है यानी dE/dt, ये एक विस्थापन धारा को उत्पन्न करता है। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र जो होता है वो एक विस्थापन धारा को उत्पन्न करता है, तो उसको अपन विद्युत धारा भी कह सकते हैं। तो मैक्सवेल की परिकल्पना के अनुसार परिवर्ती विद्युत क्षेत्र जो है वो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वैज्ञानिक ने प्रायोगिक रूप से विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उपस्थिति को सिद्ध किया था? तो प्रायोगिक रूप से विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति को सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक का नाम था हर्ट्ज। सबसे पहले हर्ट्ज ने किया था, सबसे अधिक मार्कोनी ने किया था, और सूक्ष्म रूप में जेसी बोस ने किया था। तो हमारा तो आंसर जो है, इसका आंसर जो है वो होगा हर्ट्ज होगा। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर कितना होता है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग तो देखो समान कला में चलती है, तो कलांतर जो आता है वो 0 आता है, तो इसका आंसर 0 आएगा। क्या आएगा? 0। फिर है विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत ऊर्जा यूई, चुंबकीय ऊर्जा यूबी हो तो क्या होगा? अगर विद्युत चुम्बकीय तरंग में अगर ये दोनों होते हैं तो ये दोनों का जो घनत्व होता है वो बराबर होता है, यानी यूई बराबर यूबी होता है। इसका सूत्र हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया है। ठीक है। अब है इसके बाद में नेक्स्ट जो है लघुरात्मक प्रश्न, इसमें रिक्त स्थान नहीं आएंगे, लघुरात्मक आएंगे। तो लघुरात्मक में देखिए, एक ही प्रश्न में 3 चीज़ें पूछ ली है। निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों के नाम लिखिए जो निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न होती है। तो आपको उस विद्युत चुम्बकीय तरंग का नाम बताना है जो निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न होती है। तो निर्वात नलिका मैग्नेट्रॉन द्वारा जो उत्पन्न होती है वो होती है सूक्ष्म तरंग। कौन होती है? सूक्ष्म तरंग। बी है ओजोन परत द्वारा अवशोषित होती है। तो ओजोन परत द्वारा जो है पराबैंगनी तरंगें अवशोषित होती है। फिर है रिमोट द्वारा नियंत्रण उपकरणों में प्रयुक्त होती है। कौन सी तरंग उपयुक्त होती है रिमोटों के अंदर? रिमोटों में उपयुक्त होती है अवरक्त तरंग। कौन सी? अवरक्त तरंग। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि उच्च वेग इलेक्ट्रॉनों की धातु लक्ष्य पर बमबारी से उत्पन्न होती है। अगर आप उच्च वेग इलेक्ट्रॉनों की किसी धातु पर बमबारी करवाते हो तो उससे एक्स तरंगें उत्पन्न होती है। एक्स तरंगें उत्पन्न करवाने के लिए हमें उच्च वेग के इलेक्ट्रॉनों को किसी धातु के लक्ष्य पर बमबारी करवाएंगे, तब जाकर एक्स तरंगें उत्पन्न होगी। फिर संचार उपग्रह में प्रयुक्त होती है। तो संचार उपग्रह में सूक्ष्म तरंगें उपयुक्त होती है। संचार उपग्रह में सूक्ष्म तरंगें उपयुक्त होती है। लगभग 400 नैनोमीटर व 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य परास रखते हैं। कौन रखते हैं? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर जो होती है वो दृश्य तरंगें होती है। कौन सी होती है? दृश्य तरंगें होती है। फिर है इसके बाद में कि अदृश्य लेखन के लिए प्रयुक्त तरंग कौन सी है? अदृश्य लिखावट के लिए जो है पराबैंगनी तरंगें काम आती है। टूटी हड्डियों को पता लगाने में एक्स तरंगें काम आती है। और क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने में एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। नाभिक की संरचना का पता लगाने के लिए गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। आणविक संरचना का पता लगाने के लिए सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कोई 4 अभिलक्षण लिखिए। तो आप अपने नोट्सों से कोई भी 4 अभिलक्षण इसके लिखेंगे, और ये मैंने इसका भी वीडियो बना रखा है तो आप वहाँ पे देख सकते हो। मैक्सवेल समीकरण क्या होती है? चारों समीकरण लिखनी है। विस्थापन धारा किसे कहते हैं? विस्थापन धारा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आप ये अपने नोट्सों से, अगर आपको नहीं तो अपने वीडियो इस पे उपलब्ध है तो आप वहाँ से देख के इनका आंसर लिख सकते हो। ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम सेकंड बुक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी सीरीज़ को लेके आएंगे, तो आप उसे भी ज़रूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।